आज लघु और मध्य हिमालय कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लघु और मध्य हिमालय, साथ में इसमें लिख दीजिए हिमाचल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? हिमाचल रेंज भी कहा जाता है। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर फैली हुई है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय पढ़ते हैं, उसके बाद मिडिल हिमालय पढ़ते हैं, उसके बाद शिवालिक रेंज पढ़ते हैं, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं? या हिंज लाइन। एक बार फिर बता रहा हूँ, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में आपने क्या पढ़ना है, सचर जोन या हिंज लाइन। फिर आपने ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पढ़ना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या पढ़ना है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्वेश्चन आता है इनमें से। फिर आपने पढ़ना है मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर उसके बाद शिवालिक रेंज और जो मैदानी भाग शुरू होता है आपका, उसके बीच में जो फॉल्ट है उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटर फॉल्ट। एक क्वेश्चन यूपीएससी का ये तैयार हो गया, ठीक है। ये मैच करने के लिए आ सकता है या अलग से सिंगल में पूछ सकता है वो। अब यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर फैली है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। चौड़ाई हल्का फुल्का याद कर लीजिए, 80 से 100 किलोमीटर। इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर है। इसको याद करना पड़ेगा, 3700 से 4500 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन पूछेगा वो, पीर पंजाल श्रेणी किसका विस्तार है, किसका पश्चिमी विस्तार है? आंसर मध्य हिमालय का। आंसर मध्य हिमालय या लघु हिमालय का, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, जिसका जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल राज्य में फैलाव मिलता है। यह इस श्रेणी की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है। फिर पूछेगा आपसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी कौन सी है? आंसर पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल, ठीक है। झेलम और व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर आगे यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। इस श्रेणी में पीर पंजाल 3494 मीटर और बनिहाल 2882 मीटर दो प्रमुख दर्रे हैं। फिर पूछेगा आपसे पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा किस पर है? आंसर इसी श्रेणी पर, ठीक है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछेगा शिमला नगर किस श्रेणी पर स्थित है? आंसर धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। इसके आगे नाग, रीवा, मसूरी आदि श्रेणियां पाई जाती हैं। इन श्रेणियों पर चक्राता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर स्थित। मैंने बताया जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सब किस में आते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आते हैं। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया कि मसूरी किस रेंज में है। अब उसने ना तो लघु दिया ना मध्य दिया, उसने कहा हिमाचल रेंज। ऑप्शन में क्या था? तो आंसर इज हिमाचल रेंज भी बोलते हैं इसको, इसलिए हिमाचल रेंज, ठीक है। डलहौजी आपका कहाँ पड़ गया? ये पड़ गया आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ गया। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग दो बड़े हिल स्टेशन है वहाँ पर। अल्मोड़ा, रानीखेत से आप परिचित हो। चक्राता, मसूरी, नैनीताल से ही परिचित हो, ठीक है। मसूरी पहाड़ों की रानी। तो ये सब नगर स्थित हैं जिनकी आगे कीजिए, जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती है। मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच में मेन सीमांत दरार, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, ये याद करना भाई, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मेन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। यह पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक चट्टानों के बने हैं। फिर दोबारा याद करना पड़ेगा, जो लघु हिमालय और मध्य हिमालय हैं वो किसके बने हुए? आंसर प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों के बने हुए हैं। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक। बच्चों की तरह याद करना पड़ता है इस क्षेत्र में, बैठ बैठ के, हिल हिल के, लेट लेट के, घूम घूम के, है ना।
और युद्ध के मैदान में जितना पसीना बहाओगे, सॉरी ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा, है ना। वही चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे भी। जितनी आप मेहनत करोगे अभी उतना मज़ा आएगा आपको प्री का पेपर देने में। कई बच्चे हैं हमारे, वह 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं, बाकी लोग उन पे हंस रहे होते हैं, बताओ इन्हें आ ही नहीं रहा, और वो औरों पे हंस रहे होते हैं कि 1.5 घंटे का पेपर 2 घंटे में कर क्या रहे। ठीक है, तो जितनी मेहनत करोगे आप उतना। तो इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर के ढाल तेज हैं। दक्षिण की ओर के ढाल तेज, फिर ध्यान देना है यहाँ पे, दक्षिण की ओर के ढाल तेज हैं जबकि उत्तरी ढाल मंद है और घने वनों से ढके हैं। यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जैसे सुना होगा आपने, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार, और मध्यवर्ती भागों में द्वार तथा दून कहते हैं। द्वार और दून तो सुने ही होंगे आपने, कोट द्वार, है ना, दून, दून मतलब देहरादून, ठीक है, पाटली दून। मध्य और महान हिमालय के बीच 2 खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य फैली है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। कश्मीर घाटी किसके बीच में है? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। और साथ में मैंने बताया था पश्चिमी घाट कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। पश्चिमी घाट दक्कन प्रायद्वीप का एक कगार है। क्या है? कगार। ठीक है, कगार मतलब एक तरफ, एक कोने में उठा हुआ भाग। ये कश्मीर घाटी, पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य फैली है। इसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर लंबी व 89 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है। पूर्व में काठमांडू घाटी है जो नेपाल देश में स्थित है। काठमांडू भी किसमें? घाटी में अवस्थित है, इसीलिए मैदानी भाग है। मतलब कैसा है? थोड़ा सपाट। यह समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है तथा 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इन श्रेणियों की अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू घाटियां महत्वपूर्ण हैं। कांगड़ा घाटी का विस्तार अब फिर पूछेगा। कांगड़ा घाटी किसके बीच? धौलाधर श्रेणी के निचले भागों से लेकर व्यास नदी के दक्षिणी भाग तक है। यह नमन घाटी स्ट्राइक वैली है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी में। किस प्रकार की वैलियों के प्रकार पढ़ने हैं आप? अभी आपने घाटियों के प्रकार क्या पढ़ने हैं? हर चीज पढ़नी है यहाँ। बादलों के प्रकार, घाटियों के प्रकार, वनों के प्रकार, मिट्टियों के प्रकार, यही तो है, प्रकार पढ़ते रहना। तो अब एक पॉइंट याद कर लीजिए, क्या होती है इसको भूल जाइए। अभी सिर्फ इतना याद कीजिए कि कांगड़ा घाटी क्या है? नमन घाटी का उदाहरण है, स्ट्राइक वैली का उदाहरण है। किसका? और मैंने कहा आपके पास दिव्यास्त्र है, स्ट्राइक वैली की डेफिनेशन निकालिए, अभी निकल जाएगी। ठीक है, स्ट्राइक वैली है। कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है, ट्रांसवर्स वैली है। यूपीएससी 2 स्टेटमेंट दे देगी, आपसे पूछेगी कांगड़ा घाटी एक नमन घाटी है, एक छोटा सा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देगी कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है या ट्रांसवर्स वैली है। और आपसे पूछेगी कितने पॉइंट, मतलब क्या क्या सही है। तो नहीं होता, वो कूट दिए हुए होते हैं उसमें, एक सही है 2 गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, उसमें ढूंढना पड़ता है। दोनों सही है जो बताया आपको। कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी यानी ट्रांसवर्स वैली है जो रावी नदी के ऊपरी भाग में विस्तृत है। किसमें? रावी नदी के कुल्लू घाटी। तो बाकी आपने अभी जब आप घूमने जाओगे अपना पता चल जाएगा आपको। मतलब इतनी चौड़ी घाटी पूछो मत, आश्चर्य होता देखकर। फिर आ गया हमारा शिवालिक हिमालय। क्या? बहिर हिमालय भी बोलते हैं इसको, बहिर हिमालय भी कहा जाता है। कहा जाता है आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय या बहिर हिमालय। एक बार इतना ही क्वेश्चन पूछा, बहिर हिमालय किसे कहा जाता है? आंसर शिवालिक रेंज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिवालिक। यह हिमालय की सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है।
सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम, सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम, यहाँ पर रुकना है, अखबार की तरह नहीं पढ़ना है, रुकना है। मैंने कहा आपको कि आप अच्छे एस्पिरेंट तब बनोगे जब आप क्वेश्चन बनाना सीखोगे किसी बुक से, कि हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम श्रेणी का नाम क्या है, आंसर शिवालिक। बस 1 नंबर हो गया तैयार। इसे बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। उप हिमालय क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। यह पंजाब में पोटावार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली है। कोसी बिहार का शोक है ना, 7 धाराओं से मिलकर बनी है कोसी। सबसे बड़ी धारा का नाम बताया था मैंने, अरुण, बताया था ना। 7 बड़ी धाराओं से मिलकर बनती है कोसी। हनुमानगढ़ के पास डैम बनाया है, लेकिन फिर भी बिहार में बाढ़ आती है। साथ में मैंने वो भी बताया था आपको, बाढ़ अच्छी या बुरी है ना, प्राकृतिक दृष्टि से अच्छी मानी जाती है बाढ़, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। पर जब जन धन की हानि होती है, पशुओं की पशु उसमें क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, मनुष्य डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि बाढ़ खराब है। लेकिन प्रकृति को संतुलित करने के लिए बाढ़ भी आवश्यक होती है। ठीक है। और बाढ़ प्राकृतिक प्रकोपों में भी मानी जाती है। बारंबारता सबसे ज़्यादा जिस आपदा की मानी जाती है वो बाढ़ ही है। और बाढ़ ये भी बताती है कि भाई नदी मार्गों को बाधित मत करो। क्या मत करो? मेरे मार्ग को बाधित करोगे तो क्या होगा, सब तबाह कर दूंगी, प्रकृति बोलती है ऐसा। जब टिहरी डैम बन रहा था तो जगह जगह स्लोगन लिखे हुए थे कि जिसने भी गंगा को छेड़ा डूब गया उसका बेड़ा। क्या एक पर्यावरणविद थे ना हमारे, सिलियारा के संत कहा जाता है जिन्हें, कौन? सुंदरलाल भागोड़ा जी। तो उन्होंने बड़ा विरोध किया था किसका? टिहरी डैम का। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उप हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब में पोटावार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली है। इसके आगे मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो गई है। ये ध्यान रखना भाई, शिवालिक आपको फिर आगे नहीं दिखेगी कोसी से, मतलब एक हल्का फुल्का असंबद्ध हो गई है, मतलब जो मेन पार्ट दिखेगा आपको शिवालिक का वो कोसी तक दिखेगा। कहां तक दिखेगा? कोसी तक। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भी यह मिलती है, मतलब जो चौड़ाई है बहुत ही कम मिलेगी आपको। किसकी? शिवालिक की। क्या मिलेगी? जैसे एक लाइन नहीं, जब हम बनाते हैं तो लाइन बनाते हैं, फिर शिवालिक के लिए एक लाइन बनाते हैं, पहले हम उसको चौड़ा लेके चलते हैं, फिर बाद में 2 लाइनों को मिलाते हुए चलते हैं उसको, शिवालिक को। औसतन यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब गुड में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई केवल 15 किलोमीटर रह जाती है। यह गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी, इंग्लिश में भी यही नाम होते हैं भाई, चूरिया मुरिया। क्या होते हैं? मतलब ऐसा मैं सोचना कि इसको इंग्लिश में कुछ और बोलते होंगे, हुंडवा को कुछ और बोलते होंगे। हुंडवा को हुंडवा ही बोलते हैं, चूरिया मुरिया को चूरिया मुरिया ही बोलते हैं। ठीक है, कितना अच्छा नाम है देखो, चूरिया मुरिया हुंडवा के रूप में जानी जाती है। गोरखपुर, गोरखपुर तो पता है ना आपको, कहाँ पड़ता है? हाँ, गुरु गोरखनाथ की भूमि, नाथ संप्रदाय, आदेश गुरु का। इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबौर, मिश्मी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। एक मैंने क्रम बताया था अरुणाचल प्रदेश में जब मैं मैपिंग करा रहा था, क्या बताया था? डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबौर हिल्स, मिश्मी हिल्स की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। शिवालिक की औसत ऊंचाई भाई 900 से 1200, फिर ये हाईलाइट करना पड़ेगा आपको। औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200। ठीक है। शिवालिक को जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन और निम्न प्लिस्टोसीन काल। इसको हाईलाइट कीजिए, कब बनी शिवालिक? आंसर मध्य मायोसीन और निम्न प्लिस्टोसीन अर्थात सेनेजोइक युग में माना जाता है। तो एक आपने सेनेजोइक युग याद रखना है शिवालिक के लिए। शिवालिक कब बनी? सेनेजोइक युग में बनी। सेनेजोइक युग में कब बनी? तो मध्य मायोसीन से निम्न प्लिस्टोसीन।
कैलेंडर याद आ रहा है? हाँ, तो जिसने रट लिया होगा उसको समझ में आएगा, जिसने कैलेंडर नहीं बनाया होगा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यह मायोप्लिस्टोसीन बालू, कंकड़ तथा संपीडनात्मक शैल कांग्लोमेरेट रॉक्स की मोटी परत से निर्मित है। वैसे भी यह ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के अवसादों से निर्मित है। किसके? ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के अवसादों से निर्मित है। ठीक है, थोड़ा ये मैप दिखाओ, ये मैप नीचे दिखाओ, ये इसको दिखाओ, कुछ बना रखा है इसमें। यूपीएससी क्या करती है, इस पे लिखती है ए। क्या लिखती है? एक लाइन खींचेगी, ए लिखेगी, फिर लिखेगी यहाँ पे एक लाइन खींचेगी, लिखेगी बी, फिर लिखेगी एक लाइन और खींचेगी, फिर लिखेगी सी, फिर लिखेगी एक लाइन और खींचेगी डी, फिर एक और लाइन खींचेगी, इसमें लिखेगी ई। बोलेगी क्या है ये, क्रम क्या है सही? तो आपने याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कहाँ दिखाया? ऐसा दिखाया नहीं। चलो, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल और फिर धौलाधर। धौलाधर नहीं दिखा रखा है इसमें। ठीक है, इस तरह से दिखाना होता है। बस इतने से ही क्या हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कुछ करो प्रभु कृपा। कहाँ पे थे हम लोग? ये हो गया था इधर से। ठीक है, ध्यातव्य है कि शिवालिक के गिरिपद, गिरिपद बोलते हैं फुट हिल्स को। जैसे हम लोग क्या है, गिरिपद में रहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब आप शिवालिक के फुट पर रहोगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? कंकड़, पत्थर क्या मिलेंगे भाई? जितना भी जो जल बहाव में जो भी कंकड़ पत्थर आए, क्योंकि पानी ना ज़्यादा दूर तक नहीं बहा के ले जा सकता कंकड़ पत्थर को, जब तक उसको ढाल मिलता है तब तक तो वो क्या करता है, उसको बहता है। लेकिन क्योंकि जो भारी अवसाद होते हैं उनको सबसे पहले छोड़ता हो, जैसे मैदानी भाग शुरू होता है तो सबसे पहले बड़े अवसादों को छोड़ता है ना। फिर थोड़ा छोटे अवसाद होते हैं, फिर और आगे जाएंगे आप तो क्या, और ये उत्तराखंड में घूमते हुए पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर दिखेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ा और पतले मिलेंगे, और आगे जाएंगे आपको तराई वाला भाग मिलेगा। तराई मतलब मिट्टी वाला। अब जहाँ आप लोग रहते हैं तो वहाँ मिट्टी मिट्टी है। वहाँ हैंडपंप कैसे खोदते हैं? नहीं, पानी तो नीचे आएगा, लेकिन मतलब पत्थर वत्थर तो नहीं निकलते होंगे। यहाँ खोद के देखो, हैंडपंप देखो, एक ट्रॉली 2 ट्रॉली पत्थर निकल जाता है हैंडपंप खोदते खोदते। मजबूत है ये जमीन, ये वाली कैसी है? मजबूत है। अब जो वैसे वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है, तो वहाँ आपने देखा होगा जब मकान बनते हैं तो दरार आती है। यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं दरार आने के। यहाँ एक समस्या होती है, लेकिन क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है दीवारों पर। क्या होता है, कितना भी कुछ कर लो पानी ऊपर चढ़ेगा दीवारों पर। क्यों? क्योंकि पानी नज़दीक है हमारे। मैंने आपको बताया था कभी 8 फीट पे निकल जाता था पानी, आज 18 फीट पे क्या है, पानी है यहाँ पर। और पहले तो ये होता था कि बुनियाद खोदी और पानी आना शुरू। अगर बरसात में खोद दी तो समझ लो फिर आप बुनियाद नहीं डाल सकते थे। चलो, शिवालिक के गिरिपद अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व तथा तीस्ता के बीच फैला क्षेत्रफल भाबर का मैदान, क्या भाबर का मैदान कहलाता है। पश्चिम बंगाल में तीस्ता और रायडाक नदियां परस्पर मिलकर 90 किलोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान बनाती है। यहाँ पर शिवालिक बिल्कुल अदृश्य हो गई है। फिर पूछेगा ये कहाँ पर? तीस्ता और रायडाक नदियां 90 किलोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान बनाती है, जहां पर शिवालिक क्या है, गायब है। जहां पे क्या है, शिवालिक गायब। ये क्या दिखा रहा है, ये मैप में दिखाना जरा मुझे। नंबर डाल रखे उसने। हाँ, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, दाफला, मिसमी, पटकाई बम, इस मैप में सब जो नंबर के हिसाब से डाल रखे हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, है ना। जैसे 13 नंबर पे क्या है, 13 नंबर पे गिर है, 14 नंबर पे क्या है, विंध्य है। आपको लोकेशन पता चल जाएगी इससे। क्या चलेगी? अब कहाँ पे थे हम लोग?
यह श्रेणी वृहद सीमांत दरार ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। इस दरार का क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको क्या बोला जाता है? पूर्व में, पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार। पश्चिम और मध्य भाग में क्या? दून, देहरादून, पाटली दून। और कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में अगर हम पूछें, हर की दून। और पूर्व में क्या बोल रहे हैं? द्वार, कोट द्वार और हरिद्वार, है ना? हरिद्वार। दो तरह के संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में, एक बोलते हैं हरिद्वार, एक बोलते हैं हरिद्वार। क्या सही है? जो शैव होंगे वो हरिद्वार बोलेंगे, हर हर महादेव, मतलब शिव, शिव की भूमि मानी जाती है। वैसे भी हरिद्वार को क्या माना जाता है? दक्ष प्रजापति का महल था, है ना? सती हुई थी वहां पर, देवी सती। भाई भगवान शंकर के ससुर कौन थे? दक्ष प्रजापति। अब कहानी नहीं बताऊंगा मैं, फिर आप बोलोगे कि क्या कथा हो रही है। इतना सुना होगा कि बेटी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मायके के मोह में चली गई बेटी, और वहां पर क्या हो गया? अपमान हो गया। अब अपमान किसका हुआ? पति का हो गया, है ना? तो फिर क्या हो गया? वो अग्निकुंड में कूद गई। फिर दक्ष प्रजापति जी का क्या किया गया? फिर वीरभद्र पैदा हुए गण शिव के। फिर क्या हुआ? दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी गई। फिर यज्ञ अधूरा रह गया, फिर दूसरी गर्दन लगाई गई उन पर, शायद बकरे की गर्दन लगाई गई, फिर यज्ञ पूरा किया गया। एक जो हमें बताया गया है ना? तो हरिद्वार, और जो वैष्णव होंगे वो क्या बोलते हैं? हरिद्वार। क्या बोलते हैं? हरिद्वार। हरि मतलब भगवान विष्णु, ठीक है। पश्चिम और मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून हरिद्वार ऐसे ही मैदान है। देहरादून घाटी 75 किलोमीटर लंबी और 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। यह मोटे कंकड़ व कांप निक्षेपों से ढकी है। अब ये कांप निक्षेपों से ढकी है, तभी तो सेलाकोई जैसी बासमती होती है वहां पर। सेलाकोई की बासमती सुनी होगी आपने, बहुत ही क्या अच्छे किस्म का चावल जिसे बोलते हैं, है ना? यह समतल धरातल युक्त नमन घाटी, फ्लैट बॉटम स्ट्राइक वैली, इसको फिर याद करना आप, आपके उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्रकार की वैली है, आंसर। और मसूरी जाते हुए बगल में कहीं पर सड़क के किनारे गाड़ी लगाना और वहां से खड़े होकर देहरादून को निहारना, अपने आप आपको ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है। नमन घाटी फ्लैट बॉटम स्ट्राइक वैली है। दून जैसी अन्य प्रमुख घाटियां इस प्रकार हैं। जम्मू में उधमपुर और कोटली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोटा दून, पतली दून, चुंबी दून, कियादाम दून, कोटरी दून, ये सब दोनों को मिला के बता रहा है वो। तो पाटली दून तो आपके उत्तराखंड में है। कोटा कहाँ है? कोटा दून नैनीताल वाला जो है, ठीक है। प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसे मैनाक पर्वत का नाम दिया है। ये भाई उत्तराखंड में पूछा गया एक बार, किस श्रेणी का नाम मैनाक पर्वत है? आंसर शिवालिक का नाम क्या है? मैनाक पर्वत। क्या नाम है? मैनाक पर्वत है। आगे पूर्वांचल की पहाड़ियां भाई, हिमालय की उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश, तिराप मंडल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों को समवेत रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियां संज्ञा से अभिहित किया जाता है या जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिशमी, पटकाई बम, ये पढ़ा था हमने जब हम मैप बना रहे होते हैं, तो उसके यहाँ पे इस तरफ को पटकाई बम देखा होगा आपने। पटकाई बम, मिशमी तथा पटकाई बम पहाड़ियां हैं। पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। पटकाई बुम के दक्षिणी नागा श्रेणी और इसके दक्षिण में कोहिमा पहाड़ी स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों के सर्वोच्च शिखर का नाम क्रमशः सारामती और जापवी। सारामती पीक आईएएस का क्वेश्चन है।
सारामती पीक क्या है? जब मैं आपको मैप रीडिंग करा रहा था तो कर्नाटक में मैंने जोग फॉल कराया था, आपको कराया था, गुरुसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसमें 4 झरने भी बताए थे मैंने कि कभी यूपीएससी में पूछे गए थे, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। तो मैंने कहा था ये जोग फॉल किस नदी पर है? तो मैंने कहा था आपको सारावती नदी पर है, वह सारावती नदी पर है। वहीं पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सारामती पीक किसकी हाईएस्ट पीक है? आंसर नागालैंड। नागालैंड में जो नागा हिल्स है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, ये ध्यान रखना। बीच में छोटी सी चीज लग रही है लेकिन यहां से उसने क्वेश्चन पूछा। सारामती पीक नागा श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। और कोहिमा पहाड़ी, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो वहीं पर कोहिमा पहाड़ी भी है। तो कोहिमा पहाड़ी का जो हाईएस्ट मतलब ऊंची शिखर है वो क्या है? जापुवी। फिर बरेली नहीं होना चाहिए, बरेल रेंज होना चाहिए, बरेल रेंज। ये उत्तर दक्षिण में नागालैंड तथा असम राज्यों में विस्तृत है। मणिपुर राज्य में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम राज्य में मिजो हिल्स, बराक मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है, बराक। बराक क्या है? मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मिजोरम जिसे मोलेसिन बेसिन भी कहा जाता है या क्या की संज्ञा दी जाती है, मोलेसिन बेसिन को हाईलाइट कीजिए। मोलेसिन बेसिन मिजोरम। मृदुल और असंगठित चट्टानों, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। मिजो पहाड़ियों के पश्चिम में त्रिपुरा पहाड़ी है। ध्यातव्य है कि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। कौन? त्रिपुरा। जबकि मिजोरम जो है वो आधा घिरा हुआ है बांग्लादेश से और आधा घिरा हुआ किससे? मतलब आधी तरफ कौन लगता है? म्यांमार, बर्मा, और आधा इस तरफ क्या लगता है आपका? बांग्लादेश। ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ियों की एक अन्य शाखा जो कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है, पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। यह मेघालय की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके पूर्वी भाग में जैंतिया, पश्चिमी भाग में गारो। तो गारो खासी जैंतिया आपने पढ़ी है, गारो खासी जैंतिया। अब यहां से देखो, ये फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है? अब आप बोलोगे बार बार, जब मैंने देखा है भाई तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं बताना है? बताना है। उसने कहा ये जो मेघालय की पहाड़ियां हैं गारो खासी जैंतिया, ये किसका उत्तर पूर्वी विस्तार है? आंसर प्रायद्वीपीय पठार का। अब क्या होता है कि अधिकतर लोग सोचते हैं प्रायद्वीपीय पठार नीचे खत्म हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक कोना ये है गारो खासी जैंतिया। क्या है? गारो खासी जैंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक कोना ये भी है। ठीक है। गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर सुरमा नदी का विस्तार है। सुरमा नदी है, सुरमा वैली भी है। ठीक है। जबकि खासी पहाड़ी के दक्षिण की ओर चेरापूंजी का पठार है। चेरापूंजी नाम से सभी परिचित हैं, चेरापूंजी और मौसिन राम, है ना। ध्यातव्य है कि सभी श्रृंखला के रूप में हिमालय का दक्षिणतम विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखो ना, हिमालय मतलब ऐसे में बना, ठीक है, लेकिन फिर आप जब उसको ढंग से देखेंगे मैप में तो नीचे की तरफ जा रहा है, अराकान योमा दिखेगा, फिर जमीन खत्म हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी, फिर आपको आइलैंड दिखेंगे छोटे छोटे। इसका मतलब जो वो उठा हुआ भाग है ना, जो कि पानी से बाहर आ गया, वो आपका आइलैंड है। कौन सा? अंडमान निकोबार। जो ये आइलैंड होते हैं तैरते नहीं है पानी में, ये नीचे से शुरू होते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर आते आते क्या हो जाते हो? पतले होते हैं। पानी के बाहर वो हमें किस रूप में दिखाई देते हैं? तो उसी का विस्तार फिर अंडमान निकोबार है नीचे। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे दिखाइए भाई। एवं इंडोनेशिया तक पाया जाता है, इंडोनेशिया तक। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सिडनी बुरार्ड का नाम याद रखना है आपने, भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है। इन्होंने हिमालय की पश्चिम सीमा सिंधु नदी तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित की है। इन्होंने हिमालय के 4 प्रदेश बताए हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा, डायग्राम बना के मैंने बता रखा है।
कि इंडस के गॉर्ज से सतलुज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलुज नदी से काली ऑब्लिक शारदा नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग तक या जो ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट है वहाँ तक असोम हिमालय। फिर साथ में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि सबसे लंबाई वाला हिमालय कौन सा, तो नेपाल हिमालय बताया था, वो दिखाएगा इसमें। ये देखो ना, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है, जबकि असोम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय, अब देखो जब हम ऐसे में चलेंगे ना तो पहले पंजाब आया, फिर कुमाऊं आया, फिर नेपाल आया, फिर असोम आया, ये समझ में आ गया। लेकिन जब हम इसके हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले हमें नेपाल हिमालय का बोलना, क्योंकि वो क्रम पूछता है। यूपीएससी क्या करता है कि मध्यवर्ती दूरी के हिसाब से हिमालय को अगर हम रखें तो कैसे कैसे रखेंगे, तो सबसे लंबा जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा, जो कि काली से तीस्ता नदी के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका 720 किलोमीटर लंबा असोम हिमालय है, जो कि तीस्ता से दिहांग के बीच में पड़ रहा है। फिर उसके बाद पंजाब हिमालय है, जो कि इंडस के गॉर्ज से और सतलज नदी तक पड़ रहा है, शिपकिला दर्रे तक। सतलज नदी नहीं लिखा होगा तो शिपकिला दर्रे से ही एंटर करती सतलज, ठीक है। और फिर कुमाऊं हिमालय है, जो सतलज से काली के मध्य, और उसका क्रम लिख दीजिए, याद कर लीजिए। पहले ऐसे में याद कीजिए, फिर इसके हिसाब से याद कीजिए। एक क्वेश्चन तैयार, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपको। क्लियर हो गया? आगे सब ठीक है। कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसमें पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, धौलाधर श्रेणियां शामिल हैं। ये याद करना, ये वाला पार्ट। सुप्रसिद्ध एवं मनोरम कश्मीर की घाटी एवं डल झील वृहत हिमालय तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। डल झील, कश्मीर घाटी किसके बीच में है? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। किसके? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। इसीलिए कश्मीर घाटी से इतना सुंदर दिखाई देता है क्या? हिमालय। समझ में आया? डल झील। चलो जी, सियाचिन तथा बाल्टोरो सदृश प्रसिद्ध हिमानी नदियां और जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खड़दुगला आदि दर्रे इसी पर्वत में क्या है? स्थित हैं। जोजिला और बनिहाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं? जोजिला और बनिहाल से। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सियाचिन और बाल्टोरो सदृश प्रसिद्ध हिमानी बोलते हैं ग्लेशियर को। जो ग्लेशियल रिवर्स होती हैं, ग्लेशियर भी हैं, वहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं। जहाँ ग्लेशियर होगा वहाँ से पानी निकलेगा ही निकलेगा। ग्लेशियर चलता रहता है आगे, धीरे धीरे खिसकता रहता है, पिघलता रहता है, उससे पानी निकलता है। उसी पानी से क्या होता है? नदियों के जल स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। अब ये यहां से क्वेश्चन पूछा कि जाफरान की खेती। अब भाई जाफरान तो बदनाम कर रखा है नाम, है ना। क्या बोलते हैं? देसी शराब, देसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जाफरान बोलते हैं केसर को। वैसे किसको बोलते हैं? उसने पूछा केसर की खेती किस पर होती है? आंसर करेवा पर होती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए विख्यात है, जहां जाफरान यानी देसी केसर की खेती होती है। अब करेवा क्या होता है? अब आप जब क्या पढ़ रहे होंगे? ग्लेशियर पढ़ रहे होंगे ना। तो ग्लेशियर जब खिसकता है तो मैंने बताया था अरबों खरबों टन क्या होती है? बर्फ होती है। तो नीचे वाले पार्ट को तो पीस के रख देता है, किनारे कुछ और जमा करता है, आगे और मतलब बड़े बड़े क्या होंगे? बाउल्डर्स वगैरह होंगे। तो कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर तो पिघल गया, पानी बन गया, झील बन गई आगे। ऐसा हो सकता है कि उसने जो अपने चारों ओर क्या बनाया, उसके बीच में कई बार ग्लेशियर लेक्स बनती हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जो उसने छोड़े, कुछ आकृतियां जो छोड़ी स्थलों की, उन्हीं आकृतियों में से एक आकृति कौन सी? करेवा है। और सिर्फ करेवा में ही क्या होता है? जाफरान होता है ना, केसर होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ जैसे सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल अवस्थित है। यहाँ पर दक्षिणी ढालों पर वनों की प्रचुरता है, जबकि उत्तरी ढाल
निर्जन, उबड़ खाबड़ तथा शुष्क हैं। शुष्क होने के कारण हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि आइस लाइन, जब आप अरुणाचल प्रदेश वाले उसमें हिमालय पे जाते हो तो क्या है, नीचे मिलती है काफी। कहाँ मिलती है? नीचे मिलती है। मतलब आप थोड़ा सा चढ़े, ज्यादा नहीं चढ़ना आपको पहाड़ पर, आपको आइस लाइन मिल जाएगी। आइस लाइन उस लाइन को बोलते हैं जिसके ऊपर 12 मास बर्फ होती है, कभी नहीं पिघलती है। उस लाइन से ऊपर वाली, नीचे वाली पड़ेगी पिघलेगी, लेकिन उस लाइन से ऊपर वाली 12 महीने क्या रहेगी? बर्फ रहेगी। इतना समझ में आया? लेकिन ये इधर वाले हिमालय में क्या आइस लाइन क्या है, काफी ऊपर जाने पे मिलती है। अब अगर हम लैटिट्यूडनल पोजीशन के हिसाब से देखें तो 0 डिग्री इक्वेटर के नजदीक है अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय। वहां पर आइस लाइन ऊपर मिलनी चाहिए थी लेकिन नीचे मिल रही है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर से काफी ऊपर है। कौन सा? कश्मीर वाला जो हिमालय है, चोटी है। अब इस पर आइस लाइन कहाँ मिल रही? ऊपर मिल रही। तो कारण पूछा यूपीएससी ने, क्या कारण है? तो आपने बोलना है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर क्या है? वर्षा की प्रचुरता है। क्या है भाई? संसार की सबसे ज्यादा बारिश भी चेरापूंजी मौसिन राम में सुन रहे हैं आप, तो उधर वर्षा की प्रचुरता, जबकि इधर क्या शुष्क है। इधर आइस लाइन कहाँ मिलेगी? ऊपर मिलेगी। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और उधर आइस लाइन कहाँ मिलेगी? नीचे मिलेगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा, कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में है ना। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल व पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। क्या है? पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, कामेट जैसी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। और फिर नेपाल में जाओगे और ऊंची चोटियां मिलेंगी आपको, माउंट एवरेस्ट जैसी। कैसी? माउंट एवरेस्ट जैसी। यहाँ की प्रमुख चोटियां बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब। अबे चोटियों के नाम दे दिए इन्होंने, उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो चलो। नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी कामेट को याद कर लीजिए, है ना। कितना? 78 17 नंदा देवी, और कामेट 77 56। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बन रखे हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल यहीं पर से हैं। इसी क्षेत्र में अनेक संगम अवस्थित हैं। पंचप्रयाग तो सुने होंगे आपने, पंचप्रयाग सुने हैं, है ना। जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, पहला प्रयाग कौन सा पड़ता है? देवप्रयाग पड़ता है। थोड़ा और आगे जाओगे क्या मिलेगा भाई? देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है, यहीं से नाम पड़ता है गंगा। गंगा नाम कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। फिर उसके बाद आप आगे जाते हो, रुद्रप्रयाग पड़ता है, जहां पर कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा कहाँ से आ रही है? बद्रीनाथ से आगे सतोपंत ताल से आ रही है। तिकोना ताल है, सतोपंत ताल, है ना। एक विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, अगर आपने फ्रूटी पी और स्ट्रॉ डाल दिया, वो चिड़िया उठाएगी और क्या करेगी? किनारे कर देगी, मतलब ले जा लेगी। अब इसको, ठीक है, सब प्रभु की लीला है, मगर वो अपना घोंसला बनाने के लिए ले आती है। उसको क्या करने के लिए ले आती है? समझ में आया? तो सतोपन ताल से निकलती है अलकनंदा, और मंदाकिनी निकलती है आपकी केदारनाथ से, चौराबाड़ी ग्लेशियर। हाँ जी। तो उसका संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है? और ऋषिकेश का पुराना नाम कुब्जामरक। क्या नाम? कुब्जामरक। आमरक, आम कुछ रहा होगा, है ना। और किसकी तपस्थली? रभ्य ऋषि की तपस्थली। अब उससे और आगे जाओगे आप, रुद्रप्रयाग से आगे कौन सा प्रयाग मिलेगा आपको? कर्णप्रयाग। किस किस का संगम? अलकनंदा और पिंडर का। ठीक है, फिर और आगे जाओगे क्या मिलेगा? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में किसका? अलकनंदा और नंदाकिनी। अब नंदाकिनी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है भाई? क्योंकि नंदा घुमटी पर्वत से निकलती है, और नंदा घुमटी पर्वत के ही सामने क्या है आपका? नरकंकालों की भूमि, नरकंकालों वाला ताल, जिसको क्या बोलते हैं? रूपकुंड।
जहां पर कि 9-9 फुट, 10-10 फुट और 11-11 फुट लंबे क्या मिलते हैं, नरकंकाल मिलते हैं, है ना। यानी ये मत सोचना कि 6 फुट 2 इंच के हो गए तो हम सबसे लंबे हो गए। पुराने जो पूर्वज थे, है ना, कौन, राजा यश धवल और रानी बल्पा, उनके जो सिपाही थे वो 10-10 फीट के भी थे, ठीक है। इतने बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे कंकाल पाए जाते हैं। कई तो अभी सही अवस्था में है, जिनका अभी ढंग से मांस गला नहीं है, क्योंकि कहाँ है, बर्फ में दबे हुए हैं। बाकी लोग ले गए वहां से। तो नर कंकालों की भूमि से वो नदी निकल, मतलब उसका जल उस नदी में गिर जाता है, इसलिए उस नदी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। किसका, नंदाग्नि का। तो नंद प्रयाग हो गया। और एक चीज और याद रखना कि विश्व की सबसे लंबी जो धार्मिक यात्रा है, पैदल यात्रा, वो कौन सी है, नंदा राज जात। तैयार रहना उसमें चलने के लिए, ठीक है। 280 किलोमीटर की है। कितनी, कांसुआ के कुंवर करवाते हैं उसको। चार सिंगा खाडू, चौसिंगा खाडू होता है उसमें, उसके साथ चलना पड़ता है, छतोलियों के साथ। छतरियां काम नहीं करती हैं आपकी, वो फोल्डेड, वो बटन वाली छतोलियां बनानी पड़ती हैं रिंगाल की। समझ में आया, हम नहीं बनाते, वो लोग लेके चलते हैं। और वो यात्रा भी आपकी नंद प्रयाग घाट में ही खत्म होती है। कहां पर खत्म होती है, मतलब खत्म होती है, मतलब खत्म तो वो होमकुंड में होती है, पर जब उतरते हैं तो नंद प्रयाग घाट में उतरते हैं। चढ़ते नोटी से हैं। कहां से चढ़ते हैं भाई, शुरू तो कांसुआ से हो गई, फिर चले तो जो पैदल रास्ता है, वैसे सारी पैदल है लेकिन रोड है वहां तक। अब रोड नहीं है नोटी के आगे। नोटी क्या है, अंतिम गांव है, क्या है, सॉरी, वाण। नोटी से आगे वाण पड़ेगा, वाण तक रोड है। वाण से आप पैदल चलोगे, फिर बेदनी, बुग्याल, बहुत सारी जगह पड़ती हैं, और फिर घूम के उस खाडू को छोड़कर पूजा अर्चना करके फिर कहाँ उतरोगे आप, होमकुंड में खत्म होगी वो। उसके बाद फिर वापस जब उतरेंगे तो कहाँ, नंद प्रयाग में ही उतरेंगे, घाट में। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर अगला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। कौन कौन सी नदियां, धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। सैर कर दुनिया की काफिर जिंदगानी भी कहा, नहीं, सैर कर दुनिया की काफिर जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहा। समझ में आया। इसलिए अभी कर लो सैर, बाद में खच्चरों पे लद कर बोझ बनकर मत जाना किसी पर। पता चला नाती पोतों पे बोझ बन के जा रहे हो फिर आप, है ना। तो अभी युवावस्था में जितना घूम सकते हो घूम लो। और युवावस्था कहाँ तक होती है, वैश्विक युवावस्था 39 तक मानी जाती है, लेकिन युवावस्था वहां तक होती है जहां तक आपका मन ये कहता है कि मैं युवा हूं। जैसे मैं अपने आप को युवा मानता हूं आज। क्या मानता हूं, युवा। तो जब तक मैं अपने आप को युवा मानूंगा तब तक मैं युवा रहूंगा। जिस दिन मैंने अपने आप को क्या मानना बंद कर दिया, युवा मानना बंद कर दिया, उस दिन युवा अवस्था समाप्त। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने आप को आज भी युवा मानते हैं, और युवा हैं भी जिस हिसाब से वो काम करते हैं। देखा है उन्हें, जिस हिसाब से उनका अपना पहनावा है, जिस हिसाब से वो अपने आप को क्या रखते हैं, फिट रखते हैं, उस हिसाब से वो युवा है। उनकी जो बायोलॉजिकल एज निकालोगे तो मेरे ख्याल से युवा ही गिने जाएंगे, जिस हिसाब से उनका काम करने का तरीका है। वो कभी लेट नहीं होते हैं कहीं पर, टाइम के पंक्चुअल हैं, 15 मिनट पहले पहुंचते हैं सेट पे। और कई बार हमारे बच्चे आधे घंटे बाद आते हैं पढ़ने। तो युवा कौन, सदी के महानायक। और सफलतम लोगों की कहानी में आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि वो लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं, टाइम के क्या होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। जो टाइम का पंक्चुअल होगा वो सफल होगा। चलो जी आगे, फूलों की घाटी। अब ये जब मैं पढ़ता हूं तो फिर यहीं पहुंच जाता हूं भाई, फूलों की घाटी, गोविंद घाट, घांगरिया, है ना, और हेमकुंड साहब, और वहीं उस तरफ क्या, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। तो भाई ये हो गया देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग उल्लेखनीय। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। दून घाटियां शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। सुप्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। नैनीताल के निकट, नैनीताल, ये भूमिताल क्यों लिखा हुआ, भीमताल होना चाहिए इसको। भीमताल, 7 ताल झीलें स्थित हैं।
माणा एवं नीति दर्रों द्वारा यह भाग तिब्बत के निकट है। गंगोत्री क्षेत्र में ही गंगोत्री हिमनद से पवित्र गंगा के प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी का उद्भव होता है। आज युवा बोल रहा है कि जी मेरा अति दुर्गम में क्या लग गया, ड्यूटी लग गई। बड़ा परेशान हो जाता है अति दुर्गम में। एक किसी जमाने में नीति और माणा का एक ही पटवारी था, क्या नाम था उसका, श्याम सिंह था मेरे ख्याल से। कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा, श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, ये कहावत है। पटवारी क्षेत्र था ना, शिव सिंह था कि श्याम सिंह था, शिव सिंह। मैंने जो सुना अपने बुजुर्गों से वो ये सुना कि कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा, श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। और आज क्या है कि आप एसडीएम भी बन रहे हो, आपको सब सारी फैसिलिटीज हैं, फिर भी आप क्या है दुर्गम मान रहे हो किसको, ऊपर के जो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और क्या नाम है पिथौरागढ़, इसको दुर्गम मान रहे हो। दुर्गम नहीं है भाई, अच्छा है, बहुत बढ़िया, लाग लपेट से दूर। प्राकृतिक आपदाएं हैं, चलती हैं, क्या करें। और किसके कारण है आपदाएं भी, निर्वनीकरण करोगे, डिफॉरेस्टाइजेशन होगा, नदी मार्गों को बाधित करोगे, बड़े बड़े निर्माण कार्य करोगे, तो भूगोल तो बदलेगा, मतलब वहाँ का बदलेगा, है ना। आपदाएं पहले भी आती थी, आपदाओं का राज्य है कौन, और यहाँ का व्यक्ति इसीलिए इतना कठोर है, इतना मजबूत है। रोड ब्लॉक होती है, लोग डरते हैं, यहाँ का आदमी अपना बैग उठाता है, गाड़ी से उतरता है, रास्ता बनाते हुए चल देता है। हम लोगों को रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग खुद क्या करते हैं, अपना रोड ब्लॉक हुई है ना, तो हम इंतजार नहीं करते कि अब बुलडोजर आएगा, भगवान जाने कब आएगा। बैग उठाते हैं और उसी ढेर के ऊपर से, जो लैंडस्लाइड हुआ रहता है उसी के ऊपर से चल देते हैं। देखा होगा आपने, महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को। चलो आगे, नेपाल हिमालय भाई, इसका विस्तार काली से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अब भैया पंजाब हिमालय से ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ थी, कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय से ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ हैं, नेपाल हिमालय में। नेपाल इसीलिए क्या, और ज्यादा वहां के लोग और क्या मजबूत, है ना। मानिक शाह ने कहा था ना, क्या कहा था कि अगर कोई ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखाली है। क्या है भाई, गुरखा रेजिमेंट है हमारी, उसके लिए कहा था मानिक शाह ने, जो पहले फील्ड मार्शल थे हमारे। क्या कहा था कि अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखाली है। और मृत्यु से भय क्यों नहीं लग रहा है, वो रोज बचपन से देख रहा है ना। वीर बहादुर गुरखाली। चलो कहाँ पहुंचे हम, यह कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में पाई जाती हैं। कंचनजंगा, खगचेंद्रजोंगा पढ़ा था, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, सागरमाथा भी बोलते हैं एवरेस्ट को। साथ में मैंने बताया था कि एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम क्या, जो सर्वेयर थे उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, एवरेस्ट पड़ा। साथ में मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको फतेह किसने किया था, शेरपा, तेंजिंग और बताओ एडमंड हिलेरी। जब मैं मैप रीडिंग करा रहा था तो पहला नाम मैंने शेरपा लिया। क्या लिया, क्यों लिया शेरपा, क्योंकि पहला कदम शेरपा का पड़ा था। अब ये भले ही हम बोलते हैं एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग, पैसा खर्च करने से नहीं होता भाई, पहला कदम शेरपा का पड़ा, तो शेरपा को सम्मान देने के लिए क्या करेंगे, हम शेरपा का नाम लेंगे। और मैंने साथ में बताया था कि इस अभियान दल का नेता कौन था, कर्नल हंट, बताया था ना। चलो जी, इसका विस्तार नेपाल देश में भी है, और काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है, काठमांडू। हमारा मुल्क भी ऐसा ही है, बिल्कुल यहीं के जैसे ही है। अन्न पानी खूब है, कौमती बस पैसा है, कुछ ऐसा गाना है नेपाली में। कि उत्तराखंड के लिए बोलते हैं वो कि हमारा मुल्क भी बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा, उत्तराखंड जैसा, है ना। हमारा मुल्क भी ऐसा ही है, बिल्कुल यहीं के जैसा ही है।
अन्न पानी खूब है, अन्न पानी है, पर क्या कमी है? पैसे की कमी है। कौमती बस पैसा ही है, कुछ ऐसा करके गाना है, नेपाली गाना सुनना कभी। तो पैसा कमाने के लिए आना पड़ता है, क्या करें, है ना। असोम हिमालय, इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र या दिहांग बोल सकते हैं आप, दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 67,500 किलोमीटर स्क्वायर 67,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पाया जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश और भूटान के भाग सम्मिलित हैं। नामचा बरवा के उपरांत हिमालय श्रेणी की दिशा मुड़कर म्यांमार भारत सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण हो जाती है। नामचा बरवा को हाईलाइट कीजिए। ये गया हिमालय ऐसे और यहां से मुड़ गया नीचे, क्या हो गया? तो जिस जगह से मुड़ा वहां का नाम क्या है? नामचा बरवा। ये याद रखना है। क्लियर हो गया? इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? सामान्य भाषा में है, इतना परिचित भी होना चाहिए। नामचा बरवा। और जो बहुसंख्यक लोग हैं भारत के, वो हिंदी ही बोलते हैं। गलती हो गई एक जगह पर, हिंदी को क्या सिर्फ और सिर्फ राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, ये डर होता है खाली। क्या होता है? डर कि हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे। अरे क्यों नहीं बोल पाएंगे भाई? जब आप इंग्लिश बोल पाएंगे तो हिंदी क्यों नहीं बोल पाएंगे? हिंदी भी बोल पाएंगे, कोशिश तो करो। ठीक है, और हमें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना है, ग्लोबल लैंग्वेज बनाना है। क्या बनाना है? अभी ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, और जब समस्त विश्व गुरु के पास आएगा सीखने के लिए तो उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तो हिंदी को सिर्फ राजभाषा तक सीमित नहीं रखना है, इतने प्रयास करने हैं कि वो राष्ट्रभाषा बने, और राष्ट्रभाषा के बाद वो क्या बने? ग्लोबल लैंग्वेज बने। जैसे कि आज ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए बनी क्योंकि ये लोग उपनिवेशवादी थे। क्या थे? इन्होंने जगह जगह गए और इन्होंने उपनिवेश बनाए, वहां का शोषण किया, दोहन किया, अपने आप समृद्ध हुए, और उन उपनिवेशों का क्या कर दिया? बुरा हाल कर दिया। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो बुरे हाल थे हमारे, सुई से लेकर जहाज तक सब बाहर से आता था। ठीक है, हमने जीतना नहीं है अन्य देशों को, हमने अपने ज्ञान से क्या करना है? इसको ग्लोबल लैंग्वेज बनाना है। बाध्य कर दो किस चीज के लिए? कि पूरा विश्व क्या है? आपके पास आए, आपके दर्शनार्थ, तो अपने आप ही ग्लोबल लैंग्वेज बन जाएगी। समझ में आया? तो उसके लिए आप युवाओं के ऊपर है कि आप अपने ज्ञान से किस प्रकार क्या करते हो, क्या आकर्षित करते हो संपूर्ण विश्व को। समझ में आया? ठीक है। इसमें अरुणाचल प्रदेश और भूटान के भाग सम्मिलित हैं। नामचा बरवा के उपरांत हिमालय श्रेणी की दिशा मुड़कर म्यांमार भारत सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण हो जाती है। असम हिमालय को पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है, जो अचानक मैदान से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। असम हिमालय को पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा यहां से, पूर्वी हिमालय किसे कहा जाता है? आंसर, असोम हिमालय को कहा जाता है, जो अचानक मैदान से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के आधार पर असम हिमालय को कई भौगोलिक लघुखंडों में श्री और दिकराय नदियों के मध्य अका पहाड़ियां, भैरेली और रांगानाद के बीच डाफला हिल्स, सुबनसिरी मंडल के उत्तरी भाग में मीरी हिल्स, सियोम और दिबांग के मध्य एबॉर हिल्स, ये एबॉर हिल्स, मिस्मी हिल्स, ये तो पढ़े हैं ना आपने, तथा दिबांग और दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच मिस्मी हिल्स पहाड़ियां उल्लेखनीय हैं। इनकी क्रमशः कुला कांगड़ी, चोमो वहारी, टोवा डज, कांगटो, ग्यालापेरी, नामचा बरवा प्रमुख शिखर हैं। अब देखो ना, यूपीएससी को चाहिए कि अगर भारत को जोड़ के रखना है तो कृपया इधर भी ध्यान दो भाई, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप करो, तभी जो एस्पिरेंट है वो क्या करेगा? अध्ययन करेगा वहां का। चोमो बहारी, माउंट एवरेस्ट सबको पता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
जब आप उस तरफ जाएंगे तो 7,327 मीटर। कितना? और पर्वतारोहियों को प्रेरित कीजिए यहां जाने के लिए। नंदा देवी कितनी है? 77, 56, 78, 17, 78, 17, उससे कम है। बट पर्यटन वो पर्वतारोहण हो सकता है। टोवा डज, कांगटो, ग्यालापेरी एम नामचा बरवा, जेलेपला, बूमला, टिसीला। ला मतलब दर्रा ही होता है, पास होता है, जो स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ला, है ना। जैसे उत्तराखंड में बोलते हैं मुलिंगला, थागाला, और हम बोलते हैं थागाला दर्रा। दो बार बोल रहे हैं दरअसल हम, एक स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं दर्रा, और एक क्या कर रहे हैं? ला मतलब दर्रा ही होता है। तो जो यहां दिख रहा होगा आपको, बूमला, जलेपला, टिसीला, तुंगाला, यांगयाप, योंगयाप। मैंने कहा था इसके निकट से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। योंगयाप, कांगडी, करपोला प्रमुख दर्रे हैं। इसमें सिक्किम की चुंबी घाटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन है। चुंबी घाटी, सिक्किम की चुंबी घाटी से जेलेपला और अरुणाचल प्रदेश में बुमला, तिब्बत की राजधानी लासा तक पहुंचने के प्रमुख मार्ग है। तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी कभी क्या? ल्हासा। क्या होती थी? अभी भी होगी शायद। चाइना ने उसको कैप्चर कर दिया तिब्बत को, आपको पता ही है। फिर दलाई लामा यहाँ आए, भारत में शरण मांगी, हमने उनको क्या दिया? फिर स्थान दिया हिमाचल में, क्या? धर्मशाला, जहाँ से तिब्बती सरकार क्या होती है? तिब्बती लोग अपनी सरकार चलाते हैं। वो जगह क्या क्या है? उनकी जो राजधानी है वो कहाँ है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ल्हासा फॉरबिडन सिटी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? फॉरबिडन सिटी। और एक बड़े सर्वेयर बोला जाता है कि जब, क्योंकि यहां जाना मना था, यहां आने नहीं देते थे ये लोग। ल्हासा कैसी जगह थी? तब अंग्रेजों ने कहा क्या किया जाए, तब फिर उत्तराखंड के एक व्यक्ति को भेजा गया, पंडित नैन सिंह रावत। किसको भेजा गया? और उस जमाने में पंडित नैन सिंह रावत ने ल्हासा तक की क्या की? यात्रा की, और उसका मैप बनाकर जो भी किया, मतलब रास्ता बताया कि भाई ऐसी ऐसी जगह हैं, और फिर अंग्रेजों को दिया। अंग्रेजों ने फिर उनको इनाम स्वरूप क्या किया? मुरादाबाद में जागीर दी, फिर कंपेनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कुछ इस तरह के अवार्ड दिए, कुछ एक सोने की घड़ी दी, चेन लगी हुई। उस जमाने में ल्हासा जाना मतलब बहुत कठिन काम था भाई। उन्होंने फिर मैप बनाया उसका, पंडित नैन सिंह रावत। तो पंडित उपनाम किसका है? नैन सिंह रावत जी का है। किसका नाम है? समझ में आया? ठीक है। अब हिमालय में हिमनद, हिमालय में, हाँ जी, नेक्स्ट बनेगा नहीं ना, इसी में कर लो जब तक चल रही हैं सांसें मोबाइल की। हिमालय में हिमनद, हिमानी की निचली सीमा को हिमरेखा की संज्ञा दी जाती है। इस रेखा की ऊंचाई भौगोलिक स्थितियों यथा अक्षांशों, वर्षण की मात्रा एवं स्थलाकृतियों आदि विशेषताओं के ऊपर निर्भर करती है। यही कारण है कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाई अलग अलग मिलती है। हिमरेखा की ऊंचाई अलग अलग मिलती है। एक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हिमरेखा नीचे, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में नीचे, और जम्मू कश्मीर वाली साइड में ऊपर, क्योंकि वो क्षेत्र वर्षण वाला क्षेत्र है और ये क्षेत्र क्या? शुष्क क्षेत्र है। समझ में आ गया? तो अलग अलग क्षेत्रों में हिमरेखा की ऊंचाई अलग अलग मिलती है। हिमालय के उत्तरी भाग महान हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई 4,500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। आगे ज्ञातव्य है कि हिमालय के प्रमुख हिमनद, ये देख लो अलग अलग बता रखा है उसने। पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर ही क्या होती है? 4300 मीटर ऊंचोगे चलोगे तो हिमरेखा मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर बहुत ऊपर मिल रही है। महान हिमालय में 4500 से 6000 मीटर पर मिल रही है हिमरेखा। चलो जी आगे बढ़ो, इसको याद करना है आपने ऊपर। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता हिमरेखा को प्रभावित करती है, ये मैंने बता दिया। आइए सर क्वेश्चन। वृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशालतम हिमनद स्थित हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड ग्लेशियल इन्वेंटर के अनुसार हिमालय के अधिकांश हिमनद 3 से 5 किलोमीटर लंबे हैं, किंतु कुछ विशाल हिमनद दिखाइए, लिस्ट दिखाइए भाई। हमने तो उत्तराखंड के हिमनद भी पढ़ने हैं भाई। ये देख लो भाई, सियाचिन
काराकोरम में है 76 किलोमीटर लंबा है। बाल्टोरो जो है काराकोरम में है 58 किलोमीटर लंबा है। हिस्पारा ये 61 किलोमीटर लंबा है। बियाफो ये 60 है। बातुरा 58 है। चोगोलुंगमा 50 है। खारदोजीन, रीमो, आगे बढ़ो, पुनमाहा, रुंडुन, गंगोत्री, जेमू, ये क्वेश्चन बना हुआ भाई, जेमू ग्लेशियर सिक्किम नेपाल, ये क्वेश्चन बना हुआ है। गंगोत्री क्वेश्चन बना हुआ है ना। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, मिलम। कुमाऊं का मिलम है पूरे उत्तराखंड का, और गढ़वाल का भी गंगोत्री। हाँ ठीक है। केदारनाथ, सासाइनी, ये क्वेश्चन बना हुआ यूपीपीसीएस में, काराकोरम में पड़ता है सासाइनी ग्लेशियर। मिलाम लिखा हुआ मिलम, रूपल कश्मीर में, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल में, ये ग्लेशियर के नाम है। क्या है, ग्लेशियर के नाम है। ज्ञातव्य है कि काराकोरम के हिमनद प्लिस्टोसीन हिमयुग के अवशेष माने जाते हैं। इनके दैनिक खिसकाव की गति औसतन पार्श्वों में 8 से 13 सेंटीमीटर और मध्य भाग में 20 से 30 सेंटीमीटर पाई जाती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ में, चौराबाड़ी ताल सुना होगा आपने, जिसकी वजह से क्या आई थी, आपदा आई थी। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग के उत्तर में अवस्थित है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 10 में। इस ग्लेशियर के मध्य भाग को पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हो गया था, जिसे गांधी सरोवर की संज्ञा प्रदान की जाती है। वैसे इसका नाम चौराबाड़ी ताल है, इसका नाम सुरवदी ताल भी है। महात्मा गांधी की अस्थियों को इसमें विसर्जित किया गया था कुछ पार्ट, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी था। क्या था, इसी के फूटने से केदार आपदा आई थी। केदारनाथ का जो मंदिर के है ना, बड़े बड़े जो रॉक्स आए थे या पानी आया था, जो हिमालयन सुनामी आई थी, वो इसी ताल के क्या फूटने से आई थी। हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ उस जमाने में जब ये फूटा नहीं था। उसके बाद अब बाबा ने चाहा तो जल्दी क्या करेंगे, फिर दोबारा देखेंगे इसको। चलो, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। महान तथा ट्रांस हिमालय में हिमालय के अधिकांश हिमनद पाए जाते हैं। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों में बड़े ग्लेशियरों के अवशेष विद्यमान हैं। सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आंसर सोनापानी ग्लेशियर। कौन सा? सोनापानी ग्लेशियर, जो कि लाहौल और स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में स्थित है। आपने सुना होगा चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है एक नदी, कौन सी? चंद्रभागा, ये वाली चंद्रभागा ऊपर है एक। नाम बताइए नदी का। चंद्रभागा किस अन्य नदी का नाम है? मतलब चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? जल्दी बताओ। सतलज क्यों बनेगी भाई? सतलज बाहर से आती है। अब सारे नाम मत बोलो, पहले चेक करो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट। इस जो मोबाइल है इसका प्रयोग कर लो, है ना। खाली फेसबुक व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं उसके लिए नहीं होता। चिनाब, चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है, कौन? चिनाब। विश्व का, अच्छा, मिलम हिमनद कुमाऊं शारदा नदी था। गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। जहां नदी होगी वहां घाटी भी होगी। अगर चंद्रा नदी है तो चंद्रा घाटी भी होगी। भागा अगर नदी है तो भागा घाटी मतलब बनाएगी ना, वो काटते हुए जाएगी। छोटी बड़ी हो सकती घाटियां। मैंने कहा नहीं, जब मैंने पहली बार कुल्लू घाटी को देखा मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी घाटी, बाप रे, कैसे बनाया होगा उस नदी ने। ठीक है। और एक जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता है उसके देखने का तरीका मैंने कहा अलग होता है जगहों को। आपके देखने का तरीका अलग है। आपने देख दिया, हाँ ठीक है, बढ़िया, सुंदर। हम लोग जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं पहले कैसा रहा होगा, फिर कैसे रहा होगा, मनाली कैसे बसा होगा, कौन सा क्या बोलते हैं ग्लेशियल, बड़े ग्लेशियर के उस पर, बड़े ग्लेशियर के क्या अवलांच आने से कौन सी जगह बनी होगी, इस पर शहर कैसे बना होगा, सब पता चल जाता है देखने से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो।
विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में अवस्थित है, फेडचेनको ग्लेशियर, जबकि सियाचिन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका नाम याद करना आपने, फेडचेनको। पामीर सुना है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, संसार की छत। सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कभी कभी तिब्बत के पठार को भी भूलवश बोल देते हैं लोग संसार की छत, बट रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर के लिए यूज किया जाता था। पूरे एशिया पर नजर रखी जा सकती थी, वहां से रखी तिब्बत से भी जा सकती है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको, जो आपका तिब्बत का पठार है वो 5000 मीटर से भी ऊंचा है। और क्या? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। जो पर्वतों से घिरे हुए पठार होते हैं उनको इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। जैसे बोलीविया का पठार, साउथ अमेरिका में जब हम पढ़ेंगे, वो भी इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का क्या है? उदाहरण है, बोलीविया का पठार। बोलीविया सुना है? कल ही तो बताया था, जिसकी राजधानी कभी सबसे ऊंची हुआ करती थी, लापाज, अब स्यूक्रे है उसकी राजधानी। तो फेडचेनको ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरे नंबर का बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल लद्दाख श्रेणी में द्रास नामक स्थल है। हमारी सेनाएं रहती हैं द्रास सेक्टर में, द्रास नामक स्थल है। हिमालय की प्रादेशिक स्थिति के अनुसार हिमरेखा की ऊंचाई, ये तो कर चुके हम भाई, ये फिर वहीं आ गए आप। जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आवे। अच्छा, तो दर्रे पढ़ने हैं अब, ठीक है।